हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी हम जब पढ़ रहे थे पॉलिटी जब हम पढ़ रहे थे हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी 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 जब हम पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हम देख ये रहे थे कि जब पॉलिटी पढ़े तो उसमें हमें ये समझ में आया कि पॉलिटी में अभी हमने पढ़ा पहला जो है वो पढ़ लिया प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल अर्थात उद्देश्य का प्रस्तावना। जब हमने इसको पढ़ लिया तो हमारी इसके पहले कुछ चीज़ें होती हैं। इसके पहले जो चीज़ें होती हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। संवैधानिक फ्रेमवर्क क्या है, संविधान कैसे बना, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखते हैं तो उसके पश्चात हम एक चीज़ और देखेंगे इसी में हिस्टोरिकल। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पर्पज से हम इसका वो कर रहे हैं। अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पर्पज से हम चीज़ें देखेंगे। इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसकी चर्चा हम नहीं किए थे, आगे चल दी। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखेंगे तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तीन चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मिलेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है। दूसरा हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की, इसका मतलब क्या है कि संविधान का ढांचा, संवैधानिक ढांचा, संवैधानिक ढांचा, भारत का संविधान। संविधान बनाना, संविधान बनना, संविधान बनाना, अर्थात यहीं पे हो जाएगा
भारतीय संविधान की विशेषताएं। यहाँ तक क्लियर? जब यहाँ तक क्लियर, तो अब हम तीन चीज इसको पढ़ेंगे। जब हम तीन चीज इसको पढ़ेंगे तो हम आगे चलेंगे। तीन चीज इसको पढ़ेंगे तो हम आगे चलेंगे। जब हम आगे चलेंगे तो आगे जो चीजें हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? आगे हम एक एक चीजों को देखेंगे। अभी संवैधानिक ढांचा क्या था उस पर हम बात करेंगे। संवैधानिक ढांचा की बात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, हम उसको देखेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, जब हम इसको देख लेते हैं तो उसके बाद हम एक एक चैप्टर को देखते हैं। ठीक है? तो जब एक एक चैप्टर को देखते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो उसके पश्चात हम फिर चीज़ों को देखते हैं। ठीक। तो हमारा जो पहला इशू है वो है यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे पहले नंबर पे ना। तो हम जो टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक पहला उठाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल, ठीक है, तो ऐतिहासिक परिदृश्य। ऐतिहासिक परिदृश्य देखें। जब हम ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे तो ऐतिहासिक परिदृश्य में ढेर सारी चीजें हैं। ढेर सारी चीजें हैं, उसमें क्या क्या है वो चीज समझेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य में क्या क्या चीजें हैं वो चीज समझेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य में हम पहले देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन क्या है। पहले देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन, होम क्या। होम क्या। फिर हम दूसरा जो देखेंगे वो क्या होगा? दूसरा हम देखेंगे कि जैसे ही भूमिका को समझ लिए तो हम दो चीजें समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो चीजें यहाँ से क्या होंगी? एक और दो। यहाँ पे हम देखेंगे पहला, दूसरा। पहला हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके माध्यम से दो रूल होंगे। पहला रूल होगा कंपनी का रूल, कंपनी रूल, कंपनी शासन, कंपनी शासन। ठीक है। दूसरा होगा आपका ये कंपनी जो शासन होगा इसका टाइम पीरियड भी होगा, बताते हैं। ये हो ये होगा आपका 1773 टू 1885। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका क्राउन रूल। क्राउन का शासन। ये होगा 1885 टू 1947। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर। और जब 1885 टू ये होगा तो हम आगे हम क्या देखेंगे? ठीक है, जैसे ही ये हम देख लिए फिर उसके बाद हम एक एक चीजों को देखेंगे। वो किन किन चीजों को देखेंगे, देखते हैं। किन किन चीजों को देखेंगे? किन किन चीजों को देखेंगे? हम देखेंगे कि इनमें देखेंगे। हम पहले इसको देखेंगे, कंपनी का शासन। कंपनी के शासन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें
सबसे पहले क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 73। फिर देन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही खत्म होगा, हम रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो देन हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट 7081। 7081 के बाद हम पढ़ेंगे 7084, इट्स इंडिया एक्ट। इट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी। जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लेंगे देन हम क्या पढ़ेंगे? एक्ट ऑफ 1793। 1793 पढ़ेंगे तो उसके पश्चात हम पढ़ेंगे 1830। चार्ट नहीं, 18 एक्ट ऑफ 1793 हमने पढ़ा। तो इसके पहले 86 पढ़ा नहीं? 86 पढ़ेंगे, ये एक्ट ऑफ 86 ही है। एक्ट ऑफ 86, 86। फिफ्थ हम पढ़ेंगे, फिफ्थ जो पढ़ेंगे चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793। 1793 पढ़ेंगे। जैसे 1793 खत्म करेंगे तो 1830 चार्टर एक्ट आ जाएगा। 1830। जैसे ही 1830 खत्म करेंगे तो 1833 चार्टर एक्ट। 1833 के पश्चात चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 यही कंपनी की रूल का समाप्ति हो। अब 1850 तहत इतना जैसे हम पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्राउन का सेशन। ठीक है, क्राउन। ठीक है, क्राउन को पढ़ते हैं। अब इसको आगे करके हम क्राउन रूल लिखेंगे। अब हम लेते हैं क्राउन को इस तरह, इस पेन से। अब समझ, क्राउन। क्राउन के रूल में जो पहली चीजें पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ। अच्छा, क्राउन रूल जो था 1947, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत अधिनियम 1858। भारतीय भारत 1858। देन हम क्या पढ़ेंगे? देन हम दूसरा पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के आफ्टर हम पढ़ेंगे 1861। 1861 जो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट के पर्पज में। एटीन सिक्सटी भारतीय परिषद अधिनियम 1800। जैसे ही 61 हम पढ़ लेंगे तो फिर 92 पढ़ेंगे और 90 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। एटीन ठीक है, 1892 पढ़ेंगे। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक, जैसे ही भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पढ़ेंगे फिर 1919 इंडियन 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट जो पढ़ेंगे वो हमारा 1909 होगा। इंडियन काउंसिल 1909। 19 भारतीय परिषद अधिनियम अधिनियम 1909। जैसे 1909 पढ़ेंगे फिर एक पढ़ेंगे पांचवा 1909 के आफ्टर में पढ़ेंगे। तो इस 1909 में के बाद 1990 आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट या जो है आपका 1919 का होगा। इसमें दो चीजें आगे आपको जुड़ेंगी, साइमन और कैमुनल अवार्ड। तो हम इसको लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उन्नीस सौ
1919 के 2 भाग होंगे। 1919 के 2 भाग होंगे। एक होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके 2 भाग। पहला होगा साइमन कमीशन। दूसरा होगा आपका कैमुनल अवार्ड। ये 2 चीज। देन जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे तो 1947 की पहले 1935 आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थर्टी फाइव 1935। यहीं से ढेर सारी चीजें जो भारत में बनी, नियम कानून बने, वो सब यहीं से लिए गए हैं, मोस्टली यहीं से। तो यूपीएससी के एग्जाम में देखोगे तो आप भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा देखोगे। 1935 से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा देखोगे। इससे क्या होगा कि ये पता चलता है कि इसकी महत्ता बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देन आप आफ्टर आप देखेंगे, ये कौन सा था, 4 5, ये 6, ये 7 नंबर। जब हम 7 नंबर पे चलेंगे तो आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन ठीक है, ये देखेंगे। जब 1947 की इस एक्ट को देखेंगे तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट मानेंगे कि अब हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट होने के पश्चात हम आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हमने चीज़ें बताई हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका स्टार्ट होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो मैंने पहले आपको दिखाया भी है, ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है। तो मैंने आपको दिखाया भी है। फिर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देन पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम पहले उस चीज को पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, ठीक। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमें जो चीज़ें मिलती हैं, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम स्टार्ट करते हैं पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिदृश्य। यहाँ से जब हम ऐतिहासिक परिदृश्य कोई चीजें स्टार्ट करते हैं तो ऐतिहासिक परिदृश्य में ये भी तो जरूरी है ना कि हम मैप को समझ लें। जैसे देखते हैं,
ऐतिहासिक परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंडिया होता है। ठीक है, जब इंडिया होता है तो हमारा ब्रिटिश भी होता है ना, ब्रिटिश भी होता है। तो ब्रिटिश क्या होता है, ब्रिटिश क्या होता है, ब्रिटिश जो होता है वो, मेरे भाई, जो ब्रिटिशर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। जब ये आते हैं कहाँ आते हैं, इस गोला में आते हैं। ब्रिटिशर आते हैं अपने गोला में। जब ब्रिटिशर आते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो आते हैं, जो ब्रिटिशर के नाम से, वो पहले, सबसे पहले जैसे ही हमारे कंट्री में एंटर करते हैं और एंटर करने के पश्चात कंट्री में जैसे ही एंटर करते हैं तो एंटर करने के पश्चात तो वो ब्रिटिशर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं इसके पहले वो जो आते हैं वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, एक क्वीन होती है, एक क्वीन होती है, क्वीन होती है। ठीक है, तो क्वीन होती है, ये जो क्वीन होती है इनका नाम होता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजा। जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आती हैं, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट आती हैं तो हम देखते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ जब फर्स्ट आती हैं यहाँ पे तो वो कितने सन में आती हैं, वो आती हैं 1600, 1600। जब ये 1600 में आती हैं तो कहती हैं कि हम जब आए हैं भारत, हाँ हम आए हैं भारत, हम आए हैं भारत, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेके आए हैं एक मीडिएटर, उस मीडिएटर का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरी भारतीय कंपनी को लेके आती है, पूरी भारतीय कंपनी को लेके आती हैं तो कहती हैं कि हम आपके यहाँ ट्रेड करने आए हैं। तो ये 1600 में ओनली ट्रेड का इशू होता है कि हम आपके यहाँ क्या करने आए हैं, ट्रेड करने। जब ये ट्रेड करने की बात कहते हैं कि हम आपके यहाँ ट्रेड करने आए हैं तो उस इशू में हम देखते हैं कि ये ट्रेड जब करते हैं आगे, ये ट्रेड जब करते हैं तो पहले ये डिसाइड था कि ट्रेड था, लेकिन ये टाइम जैसे बीतता गया, ये पहले ट्रेड किए लेकिन अभी ये धूमिल था, ये क्लियर नहीं था कि ट्रेड ही करेंगे। लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो 1608 का समय आता है। 1608 के समय में कंपनी ने ये कहा कि कंपनी अब प्योर फॉर्म में केवल और केवल क्या करेगी, ट्रेड करेगी। कंपनी प्योर फॉर्म में केवल और केवल ट्रेड करेगी, व्यापार करेगी। अच्छा भाई, चलो यहाँ तक समझ में आया। जब कंपनी केवल और केवल ट्रेड करेगी 1608 में बोल रही है तो ठीक है, करे। लेकिन एक चीज ये है कि यहीं पर 1608 में जब ये डिसाइड हुआ कि ये एक ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करने के आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, तो वहीं पर एक समय बीतता जाता है कि भाई ये व्यापारिक मुद्दे से आए हैं। लेकिन व्यापारिक मुद्दे से ना आके इनकी जो इंटेंशन है, इनका जो सोच है, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। इसका सोच जो हमारे जो हमारे एलिजाबेथ के माध्यम से जो कंपनी भेजी गई थी, एलिजाबेथ ने कुछ लोगों को भेजा था, उसका नाम दिया था EIC। ठीक है, तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनको कहा था जाओ तुम वहां पे व्यापार करो। ठीक है, लेकिन हेड कौन थी, एलिजाबेथ। ठीक है, तो क्योंकि हमें कंफ्यूजन होता है कि कंपनी कौन है, एलिजाबेथ कौन है, तो एलिजाबेथ के नीचे कंपनी थी,
ये कंपनी व्यापार करने आई थी एलिजाबेथ के माध्यम से, ठीक है। जैसे ही एलिजाबेथ के माध्यम से ये कंपनी व्यापार करने आई, तो एक टाइम बीता, टाइम बीतने के पश्चात इनकी विचारधारा चेंज होने लगी, इनकी आइडियोलॉजी में परिवर्तन आने लगा। आइडियोलॉजी और थॉट्स इनका देख लो, इनके थॉट्स एंड आइडियोलॉजी में परिवर्तन आने लगा। विचारधारा और सोच और विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। सोच एवं विचारधारा में परिवर्तन आने लगा, चेंजेस आने लगा। चेंजेस, ये जो चेंजेस परिवर्तन आए इनके विचार में, वो परिवर्तन का हम प्रतिफल देखते हैं कि 1765 में देखने को मिलता है। उस परिवर्तन का प्रतिफल हमें जो है 1765 में देखने को मिलता है। इस माध्यम से जो प्रतिफल सामने आता है 1765 में, तो हम ये पाते हैं कि ये जो प्रतिफल है वो दीवानी रेट में बदल रहा है। आगे देखते हैं, तो ये इनका प्रतिफल जो चेंजेस होके देखते हैं, तो 1765 में इनको क्या मिलता है? 1765 में इनको दीवानी का राइट मिलता है। दीवानी का राइट, अच्छा 1765 में इनको दीवानी का राइट मिल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो दीवानी का राइट पाते हैं, तो यहाँ से इनमें क्या होता है, ये कंपनी जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, अब EIC दो चीज करेगी, एक तो करती है ट्रेड व्यापार, ठीक है, एक तो करती है ट्रेड व्यापार। अब दूसरा इसके साथ वो क्या करेगी, दूसरा इसके साथ वो करेगी दीवानी का राइट मिलेगा उसे। जब दीवानी का राइट मिला उसे, दीवानी का अधिकार, दीवानी अधिकार मिला, जब दीवानी अधिकार उसे मिला, तो इस सिचुएशन में उसे दीवानी राइट जो है किन किन मामलों में मिला, राइट ऑफ रेवेन्यू, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ रेवेन्यू, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू, राइट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अर्थात राजस्व का अधिकार, राजस्व का अधिकार, न्याय का अधिकार। ये जो राजस्व और न्याय का अधिकार मिला, इसके क्षेत्र भी मिले होंगे, इसके क्षेत्र भी मिले होंगे, तो क्षेत्र भी देख लेते हैं। तो राजस्व और इनके अधिकार मिले, वो क्षेत्र जो मिले थे, वो क्षेत्र क्या थे, क्षेत्र के विषय में देख लेते हैं। वो क्षेत्र जो थे मेरे भाई, वो जो क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अर्थात मैप में देखते हैं, ठीक है। हम मैप में देखते हैं तो ये हमारा कहाँ है, बिहार, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे बंगाल। तो इस तीन जगह पे, इन तीनों जगह पे इनको ये अधिकार मिलता है। जब इन तीनों जगह पे ये अधिकार पाते हैं, तो अब इनमें क्या होता है कि अब इनकी जो क्षेत्राधिकार वो बढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि हम व्यापार करने आए हैं, अब इनके मन में विचार भी और जल्दी से परिवर्तित होंगे, क्योंकि अब इनको यहाँ पर दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, और जीवानी अधिकार में ये दोनों चीजें इन क्षेत्रों के लिए इनको मिल गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए राजस्व का अधिकार, न्याय का अधिकार मिल गया, न्याय की अधिकार, न्याय का अधिकार।
न्याय का अधिकार मिल गया, न्याय का न्याय का अधिकार। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन्हें न्याय का अधिकार मिला, तो इस सिचुएशन में अब आगे एक कांड होता है, इनमें आगे एक परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्यों होता है हम जानेंगे। वो परिवर्तन होने का मेन रीजन होता है कि 1857 में हम देखेंगे, 1857 में एक सिपाही म्यूटिनिटी होती है। सिपाही म्यूटिनिटी, मिटी म्यूटिनिटी, सिपाही विद्रोह होता है। ये सिपाही विद्रोह कहीं ना कहीं भारतीयों को ये महसूस करवा देता है कि इनका शोषण हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है। ये बहुत कुछ कहे लेकिन ब्रिटिशर माने नहीं, तो इन्हों को मजबूरन विद्रोह करना पड़ा, विद्रोह की स्थिति में आना पड़ा। और जब विद्रोह की स्थिति में आए, तो यहाँ पर जैसे ही विद्रोह होता है, तो 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन होती है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाती है इंडियन गवर्नेंस के लिए। अब हम देखते हैं कि 1858 में जो ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, यहाँ तक सिपाही इम्यूनिटी तक हम देखेंगे कि अब कंपनी का रूल चल रहा था, लेकिन अब इसके आगे ब्रिटिश क्राउन आ जाएगी। ब्रिटिश जो क्राउन होगी, ब्रिटिश क्राउन, ये क्या होंगी, ये होंगी कि अब ये डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रत्यक्ष 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 इंडियन गवर्नेंस के लिए उत्तरदायित्व हो जाएंगी। भारतीय 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 सुशासन के लिए उत्तरदायित्व हो जाएंगे, सुशासन के लिए उत्तरदायित्व 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 हो जाएंगी। जैसे ही ये उत्तरदायित्व हो जाएंगी, क्राउन उत्तरदायित्व में आ जाएगा, तो अब इंडिया की जो शासन सुशासन प्रणाली है, अब कंपनी से हट जाएगी। अब यहीं से कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकार में कमी की भी शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। कंपनी राइट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंपनी राइट के डिक्रीजिंग के कारण हम इन सब में, जैसे ही ये कंपनी राइट डिक्रीज होगा, तो हम इन सब चीजों से उकर के अंतोगत्वा हम ये देखते हैं, अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, अंतोगत्वा ये देखते हैं हमें जो मिलता है कि वो ये मिलता है कि मेरे भाई, अब ये हमें जो लास्ट में मिलता है कि अब हम क्या करेंगे कि इंडिया को इन सब चीजों से हुआ। इन परिस्थितियों के पश्चात इंडिया इन परिस्थितियों के पश्चात इंडिया अब क्या करेगा, इंडिया स्वतंत्र होगा आगे, इंडिपेंडेंट होगा आगे, कहेगा इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इंडिपेंडेंस चाहिए क्योंकि अब इंडिया को मालूम हो गया था कि हमारा जो सुशासन कंपनी के पास गया है, तो ये लोग शिक्षित हो गए थे, इंडियन शिक्षित हो गए थे, जानकार हो गए थे, क्योंकि इसके पहले इन्होंने सिपाही विद्रोह कर दिया था। और सिपाही विद्रोह का परिणाम ही ये बताता था कि भारतीयों को अपने शोषणकारी प्रक्रियाओं को सहने की जो सीमा है वो पार हो चुकी है। इसी के कारण सिपाही विद्रोह हुआ। अब ये सिपाही विद्रोह भारतीयों को ये भी महसूस करवा देता है कि अगर हम चाहें तो अपनी आज़ादी हम अपने हाथ से ले सकते हैं। तो इस प्रक्रियाओं से कि ये आज़ादी लेने के लिए उनसे कहते हैं, और ये आज़ादी इनको कैसे मिलती है, इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, अगस्त 15
1947 15 अगस्त 1947 को इनको आज़ादी मिली। जब 15 अगस्त 1947 को इनको आज़ादी मिल जाती है, तो इसकी समस्या एक और ज़रूरत इनकी पड़ जाती है। इनकी ज़रूरत ये पड़ जाती है मेरे भाई, हमको आज़ादी तो मिल गई, हमको आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी में एक समस्या भी है। समस्या ये है कि अब हम भी अब हम द पीपल, तो अगर हम लोग जो है कैसे अपना शासन चलाएँगे? कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएँगे? क्या-क्या? भाई हमारे पास ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, अनुशासन नहीं है कोई, ठीक है? ना हमारे पास कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, संगठन नहीं है कोई, ठीक है? ना हमारे पास कोई रूल एंड लॉ है, ठीक है? रूल एंड लॉ है, ठीक है? ना हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम ऑर्गेनाइज़ वे में काम करें, ऑर्गेनाइज़ वे का वर्किंग, ऑर्गेनाइज़ 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 वर्किंग प्रोसेस भी नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो इन सब देखें, प्रशासन नहीं है, कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ करेंगे, कोई ऐसे संगठन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई नियंत्रण के कोई इंस्टीट्यूशन संस्था कोई नहीं है हमारे पास ऐसे, ठीक है? इंस्टीट्यूशन कोई संस्था भी नहीं है। तो कुल मिला के हम कहें कोई ऐसी बॉडी नहीं है, जो हमें प्रशासन कैसे करें ये बताए, जो हमें ये बताए कि कैसे किस पर नियंत्रण करें ये बताए, जो हमें ये बताए कि कैसे कौन-सा नियम कानून कहाँ पे लगाएँ ये बताए। इन सब चीज़ों के लिए इनको अंतोगत्वा एट द लास्ट में इनको ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। इनको ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, ठीक है? संविधान की। इस संविधान की जब इनको ज़रूरत पड़ी, तो इनके पास संविधान तो बना-बनाया था नहीं। तो जब इनके पास संविधान बना-बनाया नहीं था, तो अभी तक जिसके नीचे ये शोषण सह रहे थे, जिसकी नीतियों को सह रहे थे, जिसकी नीतियों पर चल रहे थे, उनसे हम कुछ उधार लें, ठीक है? जब उनसे कुछ उधार लेने की बात होती है, तो उस सिचुएशन में हम उनसे उधार लेने के लिए एक नियम बनाते हैं कि भाई इसको हम कैसे उधार लें? उधार अगर उनके यथास्थिति के कानून जो संविधान उन्होंने बनाए हैं, जो कानून उन्होंने बनाए हैं, जो नियम उन्होंने बनाए हैं, जो नियंत्रण करने की प्रक्रियाओं के लिए उन्होंने संस्था बनाई है, क्या वो हमारे लोगों के लिए हर जगह अप्लाई करना सुचारू रूप से सही होगा? इसके ना अब समस्या हुई कि जो नियम कानून उनके हैं, उसको अप्लाई कैसे करेंगे हम? क्या हमारे यहाँ जो अप्लाई करेंगे, क्या हमारे यहाँ की जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या उनके लिए वो हितकारी होगा? उनके लिए वो पॉजिटिव होगा? अगर उनके लिए वो पॉजिटिव है तो ठीक, अगर सबके इंटरेस्ट उसमें नहीं जुड़े हुए हैं तब तो वो गलत है। इसके लिए उन्हें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली, संविधान सभा, ठीक है? अब उनको जो ज़रूरत पड़ी उसको हम कहे संविधान सभा। उनको ज़रूरत पड़ी उसको हमने बोला संविधान सभा, ठीक है? तो इस संविधान सभा के माध्यम से हम ये करेंगे, अब जो है हम लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट जब संविधान सभा हमारे पास आएगा, ठीक है? तो संविधान सभा जो आएगा वो इस पर वो करेगा, वो इस पर क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा। असेंबली, संविधान सभा, संविधान संविधान सभा। जब संविधान सभा आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई तो क्या की वो विचार करेगी। किस पर विचार करेगी?
वो ये विचार करेगी कि इन जो हमारे दूसरा एक चीज यहाँ पे और कॉन्स्टेंस संविधान सभा कब आई? 1946, 1946, 1946 में आई। ठीक है, जब संविधान सभा आई तो ये कि संविधान सभा आएगी, इसका प्रपोजल कब पास होगा? 1946 में। जब 1946 में इसका प्रपोजल पास हुआ कि 1946 में संविधान सभा आए, तो इस संविधान सभा के माध्यम से हमने क्या किया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन को कब बनाया? 26 जनवरी 1950। तब हमारे पास केम इन द कॉन्स्टिट्यूशन केम तब क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेट होगी, वो होगी ऑन जनवरी 15 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950। जब 26 जनवरी 1950 में संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, तो इसमें जो अब भारतीय संविधान और राजनीति से उनके जो भारतीय संविधान और राजनीति थे अब बन के तैयार हुआ, तो इन संविधान सभा में जो संविधान सभा से बन के संविधान तैयार हुआ, तो इस संविधान में हमने देखा, इस संविधान में हमने दो चीज देखा। इस संविधान में हमने दो चीज देखा। पहला, हमने ये देखा कि जो भारतीय संविधान है और पॉलिटी है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और पॉलिटी, ठीक है। इन दोनों पर इनके रूट जड़ में क्या है? इनके जड़ में अगर देखें तो ब्रिटिशर नियम कानून है। ब्रिटिश से लिए गए विभिन्न प्रकार के विशेषताओं वाले नियम कानून हैं। समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स रूल हैं इनके नियम कानून में, इनमें इनके जड़ में नियम ब्रिटिशर नियम है। ये जो ब्रिटिशर नियम है, ये ब्रिटिश से संबंधित है। चलो, यहाँ तक समझ में आया। तो ये ब्रिटिशर नियम में क्या क्या थे? लीगल फ्रेमवर्क के लिए चीजें थी। जब लीगल फ्रेमवर्क के लिए चीजें थी इस ब्रिटिशर कानून के माध्यम से, तो लीगल फ्रेमवर्क भी कुछ रहे होंगे। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क भी कुछ रहे होंगे। तो हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क। जब लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, दिन देखेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियां या सरकार के कार्य, सरकार के कार्य, कार्य। जैसे ही सरकार के कार्य को हम देखेंगे, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, तो हम यहीं से देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया।
ब्रिटिश भारत में शासन। ब्रिटिश भारत में शासन। जब ब्रिटिश भारत में हम शासन देखेंगे तो इन सब को मिलाकर हम देखेंगे कि जो जो घटनाएं हुई हैं, इन सब को मिलाकर हम देखेंगे कि जो जो घटनाएं वहां पर हुई हैं, इन संबंधित चीजों के लिए, इन सब संबंधित चीजों के लिए जो जो घटनाएं हुई हैं उनका हम अध्ययन भी कर लेंगे, ठीक, उनका अध्ययन करेंगे। तो दीज इवेंट्स हैव greatly influenced our constitution and polity। तो ये जो होंगे हमारे क्या होंगे, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बनेंगे। इनका जो इन्फ्लुएंस होगा, इनका जो वर्चस्व होगा वो कैसे होगा, इनका वर्चस्व कैसे होगा, इनका वर्चस्व जो होगा वो होगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। भारतीय संविधान, इंडियन इंडियन भारतीय संविधान और पॉलिटी के लिए। जब इनका वर्चस्व इसके आधार पे होगा तो हम देखेंगे कि इनमें जो आधार होगा इनके आधार पे होगा, तो ये आधार कहीं ना कहीं से प्राप्त किए जाएंगे, ये आधार कहीं ना कहीं से प्राप्त किए जाएंगे। ये आधार जो प्राप्त किए जाएंगे दो आधारों पे प्राप्त किए जाएंगे, क्योंकि उन कानूनों को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके अपने यहाँ के परिदृश्य में देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हम दो चीज़ों से अप्लाई करेंगे, दो चीज़ों से प्रदान प्राप्त करेंगे। पहला होता है कंपनी रूल। अब आए हम कंपनी रूल पे। कंपनी रूल, कंपनी शासन। कंपनी शासन कब है, 1773 से 1885। दूसरा होता है आपका दूसरा होता है आपका क्राउन रूल। क्राउन रूल वो होगा 1885 टू 1947। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें पता चलेगा कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, भारत कैसे लड़ा, तो सरकारी नीतियों को कैसे जाना, उसके पश्चात कैसे आज़ादी ली। हम एक ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश को जान चुके कि ऐसी ऐसी आज़ादी मिली। अब इसका जो है डेप्थ नॉलेज हम प्राप्त करेंगे। इन डेप्थ नॉलेज में हम इसका स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी रूल। ठीक, अब जब हम कंपनी रूल को स्टार्ट करेंगे तो पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कंपनी रूल। कंपनी रूल, कंपनी रूल, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से कब तक होगा, वो होगा आपका 1773 से 1885। ये चीज हम पढ़ेंगे पहले। अब आए हम इन डेप्थ। अब जब कंपनी का शासन हम पढ़ेंगे तो कंपनी के शासन में जो पहला शासन होगा वो होगा आपका, अगर ये चीज देख लिया जाए तो मोटा मोटा ये देखा था कि ये जो शासन है ये 85 साल तक चला है, 85 ईयर्स तक चला है, लगभग लगभग। तो 85 ईयर्स तक जो चला हुआ है ये शासन चला हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है।
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1730। हम चलते हैं पहला। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है, जब रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 हम देखते हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 1773 में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 1773 में क्या क्या चीजें हुई। अब जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये संवैधानिक परिपेक्ष से बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये संवैधानिक परिपेक्ष से बहुत महत्वपूर्ण था, ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट था, ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। जब ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस था, तो किस वे में था? एक्ट था, दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट। तो दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, जब ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस था तो किसके फॉर्म में था? एज 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 देखेंगे, जैसे संविधान के जो ये महत्व था तो किस फॉर्म में था, आगे हम देखेंगे किस फॉर्म में था। तो जब ये इम्पोर्टेंट था, जब ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, इम्पोर्टेंट था, तो इम्पोर्टेंट तीन वे में था। इनको देखें तो पहला देखें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, फर्स्ट वे में देखें तो तीन वे में था। पहला, फर्स्ट देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी, जो ईस्ट इंडिया, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के मामले को देखती थी। तो भारतीय के मामले को भारत में कौन देखता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जब भारतीयों के मामले में, भारत में भारतीयों के जो मामले होते हैं, क्या क्या कैसे रूल रेगुलेशन बनाया जाए, क्या उनको प्रोवाइड किया जाए, क्या उनको छूट दी जाए, इसको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो देखती थी, इन पर जो है कौन कंट्रोल करता है? अब पहले देख, इन पर ये तीन मामलों को देखती थी। पहला, नियंत्रण को देखती थी। किसको देखती थी? कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कंट्रोल कंट्रोल एंड रेगुलेशन। अर्थात नियंत्रण और रेगुलेशन की बात करते, जब कंट्रोल और रेगुलेशन की बात करती थी तो किस पे कहती थी? ये जो कंट्रोल और रेगुलेशन की बात करते थे कि जो ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में रह के
इंडिया में रह के जो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, इन पर क्या कर रहे हैं, इनके जो मामले हैं, इनसे संबंधित जो मामले होते थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो भारतीयों से संबंधित कंट्रोल और रेगुलेशन की बात होगी, वो कौन करेगा? ब्रिटिशर करेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। तो अब जो रूल रेगुलेशन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अब ब्रिटिशर करेंगे। अब यहाँ से ये शुरुआत हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अर्थात पावर अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही कहते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कम होना शुरू हो गया। तो पहला फॉर्म क्या था कि कंट्रोल और रेगुलेशन के फॉर्म में उनका पावर कम हुआ। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, अब दूसरी चीज देखते हैं, यहीं पे दूसरी चीज देखते हैं तो हमें एक चीज और मिलता है, वो है कि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को फंक्शनिंग फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाएगा। मतलब फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के कार्य के रूप में जाना जाएगा। अर्थात कैसे? जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क होंगे, जो पॉलिटिकल, राजनीतिक राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन 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 अब जो ये दोनों कार्य होंगे, अब यहाँ से पहली बार कंपनी को ये जाना गया कि कंपनी कौन कार्य के रूप में जानी जाएगी? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य के लिए यहाँ से कंपनी जाने लगी। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य के लिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य के लिए कंपनी को जाने लगा, जाना जाने लगा। पहली बार, फर्स्ट टाइम कंपनी को यहाँ से जानना। वहीं पर आगे चल के देखते हैं कि जो यहीं पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यहीं पर भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है केंद्रीकरण, सरकार केंद्रीकरण प्रशासन करना स्टार्ट कर देती है। सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। प्रशासनिक केंद्रीकरण, भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण, भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण। जब भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण यहाँ से शुरू होने जाएगा, तो कुल मिला के हमें यहाँ पे दो मूवी देखने को मिली। वो कौन कौन सी मूवी देखने को मिली? कि पहला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंट्रोल और रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके खुद करेगी। दूसरा हमें ये मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक मामले पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कार्यकारी सदस्य के रूप में यहीं से जाना जाने लगा। तीसरा, अब देखते हैं कि यहीं से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइजेशन की ओर करना स्टार्ट कर दी। केंद्रीकरण, प्रशासन केंद्रीकरण करना स्टार्ट कर। जब उसने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को केंद्रीकरण स्टार्ट किया, तो इसकी विशेषताएं हमें देखने को कुछ मिली। तो उसकी विशेषताएं क्या है, हम देख लेंगे।
जब हमें कुछ विशेषताएँ देखने को मिली, तो उनकी इस एक्ट की कुछ विशेषताएँ हैं। अब इन एक्ट की विशेषताएँ देखेंगे। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। फीचर्स ऑफ दिस। इस अधिनियम की विशेषताएँ। वहाँ तक तो आपने देख ही लिया था। अब इस अधिनियम की विशेषताएँ देखा होगा। इस अधिनियम की विशेषताएँ। इस अधिनियम की जो विशेषताएँ देखोगे, फीचर्स ऑफ एक्ट। इस एक्ट की विशेषताएँ। एक्ट। वो एक्ट किससे संबंधित होंगे? वो एक्ट किससे संबंधित होंगे? वो एक्ट संबंधित होंगे हमारे, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा दिया। जब वो एक्ट इनसे संबंधित होंगे तो पहली विशेषताओं में हम क्या देखेंगे? जब पहली विशेषताओं को हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो वो पहली विशेषताएं होंगी कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। गवर्नर ऑफ बंगाल को अब पहले कहा जाता था? गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, ये कहा जाता था। लेकिन अब जो है, आगे चल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, तो अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक। यहीं पर देखते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट करते हैं। यहीं पर हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काउंसिल। काउंसिल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। कार्यकारी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद। जो कार्यकारिणी परिषद बनाते हैं, तो हम इसमें कुछ चीजें क्रिएट करते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं। इसमें हम इनके सहयोग के लिए 4 मेंबर रखते हैं। हम इसमें सहयोग के लिए 4 मेंबर रखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। 4 मेंबर, 4 members टू असिस्ट हिम। अब इनके 4 आदमी जो है, जो हमारी कार्यकारिणी परिषद में बनी, कार्यकारिणी परिषद में 4 आदमी हमने यहाँ से रखना। पूछेंगे कार्यकारिणी परिषद का निर्माण कहाँ से हुआ या कार्यकारिणी परिषद को कहाँ से बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाया गया। ठीक। फिर जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। फिर पूछेंगे पहला गवर्नर जनरल कौन था? पूछेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल।
फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम पूछेंगे। इस परिस्थिति में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का नाम लेंगे। जब हम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का नाम लेंगे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की जो पीरियड है वो यहाँ से एज अ गवर्नर जनरल के रूप में शुरू हुआ। वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास वहीं पर हम देखते हैं कि चौथी चीज कि हमारे पास जो प्रेसिडेंसीज थी दो जगह की, गवर्नर्स जो होते थे। अब जो दो जगह के गवर्नर, कहाँ के गवर्नर, यहाँ पे मैप में, मैप में यहाँ पर देखते हैं तो हमें दो जगह के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं बॉम्बे और मद्रास। तो बॉम्बे कहाँ है, यहाँ। मद्रास कहाँ है, यहाँ। तो ये जो बॉम्बे 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 ये देखते हैं मद्रास। इन दोनों जगह के जो गवर्नर होते हैं, इन गवर्नर होंगे दो, तो ये जो दो गवर्नर होंगे, इन दोनों गवर्नरों को किसके प्रेसिडेंस की के बिहाफ पे कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया तो अब ये रिपोर्ट किसको करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मेन हो गया। फिर इसी टाइम फेज में हम देखेंगे एक चीज और हुआ, वो ये हुआ कि इसी टाइम फेज में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये टाइम फेज क्या होगा, 1774 का टाइम। इसमें तीन जजेस होते हैं, इसमें अगर तीन जजेस होते हैं जिसमें से कि इसमें तीन जजेस और एक चीफ जस्टिस होते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, तो एक चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, ये जो चीफ जस्टिस होते हैं एलिजा एम्पे, एलिजा एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस। तो इस प्रक्रियाओं के माध्यम से यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा हमें मिलता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, यही क्रिएशन करते हैं जिसमें हम 4 मेंबर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं और ये मेंबर क्या करेंगे, हमारे गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का सहयोग करेंगे। यहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं अब किसके बिहाफ पे हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की प्रेसिडेंसीज के पे हो गए। अब उनको ये दोनों मिलकर उनको रिपोर्ट करेंगे। यहीं पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वो कितने सन में होती है, 1774 में होती है, जिसमें कि 3 जज और एक चीफ जस्टिस होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस का नाम होता है एलिजा एम्पे। क्लियर, अब यहाँ तक बातें क्लियर हो।
जैसे ही बातें क्लियर हुई तो इसमें और कुछ बातें दी गई। वो क्या थी? वो क्या थी? वो है नंबर 6। जो नंबर 6 पे बातें दी गई हैं, जो नंबर 6 पे बातें दी गई हैं, वो इसमें कहा गया कि ऐसा है कि जो कंपनी के जो लोग थे, वो जो जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, इंडिया में रह के जो काम करते थे, वो अपना पर्सनल काम करना स्टार्ट कर दिए। अर्थात वो ब्राइब्स लेना स्टार्ट कर दिए। ब्राइब्स मतलब क्या? कि वो लोगों से घूस लेना स्टार्ट कर दिए, प्रेजेंटेशन अर्थात गिफ्ट लेना स्टार्ट कर दिए और अपने स्वयं के हितों से संबंधित काम करना स्टार्ट किए। तो इसीलिए यहीं पर प्रोविटेशन होता है, प्रोविटेड द जो होते हैं प्रोविटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी, प्रोविटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी, प्रोविटेड द servant of the company, servant of the company, कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको प्रतिषेध किया गया। कंपनी के अधिकारियों का प्रतिषेध, कंपनी के अधिकारी को प्रतिषेध किया गया। कंपनी के अधिकारी को प्रतिषेध किया गया। प्रतिषेध किन मामलों में किया गया? वो पहला रहा, पहला ब्राइब्स, ब्राइब्स अर्थात घूस, घूस, घूस। दूसरा प्रेजेंटेशन, गिफ्ट, गिफ्ट। गिफ्ट के बाद तीसरा सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, स्वयं का लाभ, इससे संबंधित चीजें थी। स्वयं के लाभ में आप क्या रख सकते हैं? जैसे स्वयं के लाभ में आप रख सकते हैं कि प्राइवेट ट्रेड। स्वयं के लाभ में आप क्या रख सकते हैं? निजी व्यापार, निजी व्यापार, निजी, निजी व्यापार। निजी व्यापार को रख सकते हैं, ठीक है। और निजी व्यापार को करना स्टार्ट कर, जैसे ही वो निजी व्यापार को करना स्टार्ट कर दिए तो अब इनमें वहां पे क्या करी? ब्रिटिशर ने क्या किया? वहां पे इनको रोक लगाया कि देखिए अब आप ये चीजें नहीं करेंगे, घूस नहीं लेंगे, गिफ्ट नहीं लेंगे और अपनी निजी निजी व्यापार नहीं करेंगे। अब इनमें रोक लगाया। कहाँ से नहीं करेंगे? भारतीयों से, भारतीयों से नहीं करेंगे। फिर अब यहीं पर हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जन्म होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा वो कंट्रोल करेगा। यहीं पर पॉइंट नंबर 6 के पश्चात हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 के आफ्टर में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7। यहाँ पे जगह नहीं है, हम आगे हम बना के दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में हम देखें, पॉइंट नंबर 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आएंगे वो नियंत्रण करेंगे। किस पे नियंत्रण करेंगे? वो जो नियंत्रण करेंगे वो कंपनी पे करेंगे, ठीक है। वो कंपनी पर
नियंत्रण करेंगे। अब यहाँ से कंपनी पर नियंत्रण करने वाली दूसरी संस्था आ गई, कुछ सीओडी आ गई, ठीक है? सीओडी आ गई। सीओडी ही अब इन पे नियंत्रण करेगी और नियंत्रण करके जो नियंत्रण करती है वो ब्रिटिश जो होंगे, ब्रिटिशर्स जो होंगे, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, अब यहाँ से पावरफुल होती जाएगी। जब ये नियंत्रण कर लेगी कंपनी पे, तो यहीं से हम देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पावरफुल हो जाएगी। पावरफुल हो जाएगी, पावरफुल होना स्टार्ट होगी, पावरफुल होना स्टार्ट हो जाए स्टार्ट करो। जब पावरफुल होना स्टार्ट हो जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो कंपनी के माध्यम से रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर से संबंधित जो चीज़ें की जाएंगी, अब रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, इनसे संबंधित जो चीज़ें की जाएंगी, अब इनसे संबंधित चीज़ों को किस भारत में जो किया जा रहा है, अब किसको रिपोर्ट किया जाएगा? किसको रिपोर्ट किया जाएगा? अब ये जो सीओडी जो है, इनसे संबंधित जो चीज़ें होगा, इनको रिपोर्ट करेगा। अब जो है, जो कंपनी यहाँ पर काम क्या कर रही थी? कंपनी 3 चीज़ों का काम कर रही थी। पहला मिलिट्री के जैसे काम कर रही थी। सिविल्स, मिलिट्री, रेवेन्यू, तो क्या-क्या काम कर रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित काम, रेवेन्यू, सिविल्स से संबंधित काम, नागरिक से संबंधित काम और मिलिट्री से संबंधित काम। इन सबसे जो संबंधित काम कर रही थी, सिविल से संबंधित, राजस्व से संबंधित, नागरिक से संबंधित और मिलिट्री से संबंधित, इन तीनों से संबंधित जो काम कर रही थी कंपनी, इन काम के पश्चात का जो रिपोर्ट होता था, इनका जो रिपोर्ट होता था, वो किसको भेजती थी? वो जाता था आपका यहाँ पर, ठीक है? अब वो रिपोर्ट जो इनके पास जाता था, उस रिपोर्ट को फाइनली कौन चेक करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर एक कंट्रोल लाया गया, नियंत्रण लाया गया। अब कंपनी जो रेवेन्यू, राजस्व मामला, सिविल्स, नागरिक से संबंधित मामला, मिलिट्री से संबंधित मामला, जो भी काम कर रही है, इनसे संबंधित रिपोर्ट को इनसे संबंधित रिपोर्ट को सीओडी के पास जाएगा और सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस रिपोर्ट को किसको देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। अब कंपनी का पावर और कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक? कंपनी का पावर और कम स्टार्ट होना हो गया, ठीक? अब आगे हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है? 1781 का अमेंडिंग एक्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बस आज का क्लास, थैंक यू।